औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट करेंगे विंडो टू वर्ल्ड हिस्ट्री चैप्टर 1 द मॉडर्न वर्ल्ड फॉर क्लास 8 और इसका हम टॉपिक पढ़ेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस। पेज नंबर है 4। इसकी टाइमलाइन देख लेते हैं 1451 टू 1506। ये भी तकरीबन वास्को डी गामा के ही जो उनका टाइमलाइन बनता है उसी दौरान इनकी भी ये वॉयेज की सारी हिस्ट्री है और इनकी पैदाइश से लेकर इनके मरने तक का प्रोग्राम जितना भी है वो इसी में है। वास्को डी गामा का हमने प्रीवियस अपने जो वीडियो है उसमें सारी उसकी बायोग्राफी पढ़ी थी कि उसने क्या क्या किया, कैसे उसने रूट फाइंड आउट किया फ्रॉम पुर्तगाल टू इंडिया। अब हम क्रिस्टोफर के बारे में पढ़ेंगे कि इसने किस तरह इंडिया को ढूंढते ढूंढते अमेरिका को तलाश कर लिया। असल में ये अमेरिका ढूंढने नहीं निकला था, ये इंडिया का रूट, इजी रूट ढूंढने निकला था। फ्रॉम पुर्तगाल टू वाया केप ऑफ गुड होप से होते हुए इंडिया कैलिकट के पोर्ट तक इसको इजी रूट ढूंढना था। तो बस किस्मत इसको अमेरिका ले गई और इसने अमेरिका को दरियाफ्त कर लिया। क्रिस्टोफर कोलंबस वॉज बॉर्न इन 1451 इन इटली। ये भी इटली में पैदा हो रहा है 1451 में, और वास्को डी गामा आपको पता है पुर्तगाल में पैदा हुआ था। एट एन अर्ली एज ही मूव टू लिस्बन पुर्तगाल, और लेकिन ये भी जब थोड़ा जवान हुआ तो ये लिस्बन की तरफ मूव ऑन हो गया, क्योंकि जो कि वो पुर्तगाल के अंदर एक इलाका है। एंड लेटर सेटल्ड इन स्पेन, और फिर हमेशा हमेशा के लिए सेटल हुआ स्पेन के अंदर, उसने रिहाइश इख्तियार कर ली। ही वॉज अ नेविगेटर, ये भी नेविगेटर था, यानी सिम्त शनास। सिम्त शनास होते हैं जो डायरेक्शंस के बारे में बहुत अच्छा इल्म रखते हैं, कि जो तरफैन के बारे में जानते हैं। पानी के अंदर मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि पानी में हम कोई निशानी नहीं लगा सकते, कोई दरख्त नहीं होता, कोई पहाड़ ऐसा नहीं होता जिसकी हम निशानी लगाएं, क्योंकि वास्ट ओशन और सीज़ के अंदर दूर दूर तक सिर्फ पानी होता है। ठीक है, तो नेविगेटर्स वो होते हैं जो उस पानी में सफ़र करते हुए सिमतों का पता लगाते हैं कि हमने किस सिमत में जाना है, क्योंकि ना वहाँ कोई सिग्नल्स हैं, ना वहाँ कोई डेस्टिनेशन बोर्ड्स लगे हुए हैं। तो बस वो कंपस की मदद से रास्ता ढूंढते हैं और इनको नेविगेटर बोलते हैं, यानी सिम्त शनास। हैड अ कीन इंटरेस्ट इन मैरीटाइम एक्सपीडिशंस। अब मैरीटाइम क्या था? उस दौर की एक कंपनी थी जो कि समंदर के रास्ते जो लोग मुहिम पर जाते थे रास्ते ढूंढने के लिए। अभी ये काम नया नया शुरू हुआ था, जैसे रोड मैपिंग स्किल होते ना, इसी तरह सी मैपिंग स्किल इजाद हुए थे। नए नए लोग कंपस के ज़रिए पानी में एक से दूसरे कॉन्टिनेंट और एक से दूसरी कंट्री में जाने के आसान रास्ते ढूंढते थे पानी में। ठीक है ना, तो इन के लिए एक कंपनी बनाई गई थी मैरीटाइम, जो कि एक्सपीडिशंस पर लोगों को भेजती थी, इस किस्म की मुहिम पर भेजती थी। और वो बड़े अक्लमंद होते थे जो नेविगेटर्स हैं, उनको पता होता था पानी में कैसे सफ़र करना है। तो वो 4-4, 5-5 फ्लीट ऑफ शिप्स के साथ जाते थे जब भी उन्हें कोई नया रूट फाइंड आउट करना होता था, या उनको जो भी एक्सपीडिशन पर भेजा जाता था जिस मुहिम पर भी। और इसके लिए वहाँ के मोनार्च वगैरह, जो बादशाह वगैरह या हुकूमत है, वो पे करती थी, बाकायदा स्पॉन्सर करती थी, उनको शिप्स प्रोवाइड की जाती थी, उनको टेक्निकल इक्विपमेंट्स दिए जाते थे, नेविगेशन के टेक्निक्स बताई जाती थी। तो इसी तरह मैरी टाइम में इसको बड़ा इंटरेस्ट था कि मैं भी मैरी टाइम के ज़रिए किसी एक्सपीडिशन पर मुझे भी चुना जाए और मैं भी उनके जहाज़ पर जो है ना किसी रूट को तलाश करूँ। ही स्किलफुली अकम्प्लिश्ड 4 वॉयेज अक्रॉस द अटलांटिक ओशन, और फिर वो कामयाब हो गया इसी तरह की 4 वॉयेज के अंदर। आपको पता है पानी के रास्ते में जो भी सफ़र किया जाता है शिप्स पर बैठकर, उसको वॉयेज कहते हैं। उसको ट्रैवल नहीं बोलते, उसको ट्रैवलिंग या जर्नी नहीं कहा जाता, उसको वॉयेज कहा जाता है जो पानी के रास्ते की जाती है। तो अटलांटिक ओशन के अंदर उसने 4 इस किस्म के सफ़र किए और बड़े वो कामयाब रहे। ही वॉज डिटर्मिन्ड टू फाइंड अ डायरेक्ट सी रूट फ्रॉम यूरोप टू एशिया बट इंस्टेड लैंडेड इन अमेरिका। अब वही बात जो मैंने आपको शुरू में बताई कि असल में ये निकला किस चीज़ के लिए था? ये निकला था डायरेक्ट रूट ढूंढने के लिए पुर्तगाल टू इंडिया। लेकिन हुआ क्या कि वो किस्मत उसको जो है ना, जब वो उतरा जाकर किसी आइलैंड के ऊपर तो उसको पता चला कि ये तो अमेरिका है। इसने एक नया लैंड मास जो है ना वो दरियाफ्त कर लिया या डिस्कवर कर लिया, जिसका नाम अमेरिका था। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट वॉयेज इन 1492 स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्रॉम द ईस्ट स्टीयर्ड कोलंबस फ्लीट ऑफ शिप्स एंड ड्रिफ्टेड देम अवे फ्रॉम द कैनरी आइलैंड टू द कैरेबियन आइलैंड नाउ नोन एज द बहामास। अब
असल में वो बहामास के रूट पर थे, कैरेबियन सी में जा रहे थे, तो वहाँ क्या हुआ, उनका सामना हो गया तेज़ सख्त हवाओं के साथ, तूफ़ानी हवाओं के साथ, ठीक है, जो उनकी पूरी फ्लीट मैंने आपको पहले भी बताया है कि फ्लीट मोर देन 2 जो है ना ये जहाज़ जो होते हैं, बहरी जहाज़ होते हैं, वो एक ग्रुप होता है उनका जहाज़ों का, वो 2 भी हो सकते हैं, 4, 8, 10, 200, जो एक ही मिशन पर हों, जिन सब जहाज़ों का मिशन एक ही हो, ठीक है ना, उन सब जहाज़ों का जो ग्रुप होता है ना उसको फ्लीट बोला जाता है। तो इसकी जो फ्लीट ऑफ शिप्स थी ना, जो ये जहाज़ लेकर निकला था ढूंढने के लिए डायरेक्ट रूट इंडिया का, तो तूफ़ानी हवाओं ने इनके इसी फ्लीट ऑफ शिप्स को उड़ाकर ये लोग ले गए, उड़ा के तो नहीं कह सकते लेकिन धकेल दिया हवा ने इनको, ठीक है। इनका असल रूट क्या था, इनका असल रूट था कैनेरी आइलैंड्स, ठीक है, इनको कैनेरी आइलैंड से आगे निकलना था डायरेक्ट रूट तलाश करने के लिए, और कैनेरी आइलैंड से वो हवाएं इनको खींच कर कहाँ ले गई, कैरेबियन की साइड के ऊपर, ठीक है। तो कैनेरी और कैरेबियन में काफ़ी फ़र्क है। कैरेबियन आजकल कैरेबियन आइलैंड्स को हम बहामास के नाम से जानते हैं, ठीक है, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। तो ये पहले वॉयेज में इसके साथ ये हुआ कि उसने जाना कैनेरी आइलैंड्स की तरफ था, हवाएं उसको खींचकर कैरेबियन ले गई, तो कैरेबियन आइलैंड यानी बहामास उसने सबसे पहले डिस्कवर किया। हिज सेकेंड वॉयेज टुक हिम टू द आइलैंड ऑफ डोमिनिका इन द कैरेबियन। अब फिर सेकेंड वॉयेज पे गया तो उसको हवाएं खींचकर फिर दोबारा डोमिनिका ले गई, वो भी कैरेबियन सी के अंदर ही है, एक नया आइलैंड उसने दरियाफ्त कर लिया। फिर थर्ड वॉयेज के अंदर क्या हुआ, ये आपने याद रखना है कि फर्स्ट वॉयेज में उसने क्या किया, दरियाफ्त उसने बहामास यानी कैरेबियन आइलैंड किया, उसके बाद उसने डोमिनिका किया। थर्ड वॉयेज के अंदर वो कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका पर पहुंच गया, साहिली पट्टी पर पहुंच गया साउथ अमेरिका की। ड्यूरिंग हिज फोर्थ एंड फाइनल वॉयेज 1502 यानी 1502 में जब उसने अपनी चौथी की ना, यानी हर वॉयेज के अंदर उसने एक नया आइलैंड दरियाफ्त किया जो कि वो नहीं चाहता था। वो निकलता किस मकसद के लिए था, वो निकलता था कि मैं डायरेक्ट रूट ढूंढूं टुवर्ड्स इंडिया, कैलिकट पोर्ट, तो वो ढूंढने की बजाय उसके जो है ना किस्मत उसको 3 नए आइलैंड्स पर ले गई जिसको उन्होंने दरियाफ्त कर लिया। पहला आइलैंड कैरेबियन आइलैंड यानी बहामास, दूसरा डोमिनिका, एंड थर्ड वन इज़ क्या था, कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। अब चौथे वाले में क्या हुआ, 1502 के अंदर ही रीच द कोस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड एक्सप्लोर द साउथ अमेरिकन कोस्ट अगेन। अब वो सेंट्रल अमेरिका तक भी पहुंच गया और कोस्ट साउथ अमेरिका की जो थी ना उसको एक दफ़ा फिर से, यानी इस दफ़ा 2 जगह थी उसने, एक तो ऑलरेडी विजिटेड जगह थी साउथ अमेरिका की कोस्ट लाइन, उसको मज़ीद उसने एक्सप्लोर किया, और इसके अलावा सेंट्रल अमेरिका पहुंच गया। और देखें कितना जुल्म है, अमेरिका में जो पहले से आबाद लोग थे वो स्याह फॉर्म थे, काले रंग के थे, अब भी वो यहाँ आबाद है, लेकिन अब ये गोरा अमरीक जो है ना जाकर वहाँ आबाद हुआ स्पेन से, और इसने छाप लगा दी कि जी अमेरिका तो हमने दरियाफ्त किया है। तो जो पहले लोग वहाँ पर रह रहे थे वो जानवर थे या वो तुम पहले इंसान थे जो अल्लाह ने तुम्हें वहाँ पर उतारा। अल्लाह के बंदे तुम ठीक है, तुमने अकम्प्लिश किया या तुम्हारे नाम ये वॉयेज लगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जगह वो आइलैंड तुम्हारे नाम से मंसूब हो जाए, ठीक है ना। तो ये दिखाते हैं जी अमेरिका को कोलंबस ने दरियाफ्त किया तो वहाँ पहले ही इंसान मौजूद थे, और इनकी तस्वीरें बाकायदा कि जब वो सेंट्रल अमेरिका में उतरा तो जो लोगों ने तस्वीर कशी की है उसकी तस्वीरें बनाई हैं, वो कहाँ से आए, फिर वो लोग क्या फरिश्ते थे या वहाँ आसमान से गिरे थे इसके लिए, या इसका अपना क्रू था जिसने वो तस्वीरें बनाई थी, यानी पहले से वहाँ आबादी मौजूद थी। तो ये इस तरह करते रहे हैं, ये जो एक्सप्लोरर हैं जो वॉयेज पे जाते थे ये तमाशे करते रहे वहाँ जाकर। सॉरी बेटा, मुझे गुस्सा आ जाता है जब मैं पढ़ा रही होती हूँ, मैं इनके बारे में पढ़ती हूँ ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन्होंने हमारे इस्लामी साइंटिस्ट के नामों के ऊपर भी मोहरें लगाई हुई हैं, अपने नाम से उन चीज़ों को आगे बताया कि जो हमने ईजाद किए, जबकि वो सब सेहरा जो है ना इस्लामिक साइंटिस्ट के सर लगता है। मैनी ऑफ द नेम्स ही गेव टू प्लेसेस पर्टिकुलरली आइलैंड्स आर स्टिल इन यूज टुडे। अब इसने जिन जिन आइलैंड्स पर ये गया और उनको जो नाम दिए बस उस नाम से वो जाने गए, यानी पहला नाम उनका जो है ना वो कहीं खाक में मिल गया और जनाब अली ने ना अपने नाम वहाँ पर जाकर प्लेट लगा दी कि जी ये मैंने क्योंकि डिस्कवर किए हैं तो ये मेरे नाम से यहाँ मशहूर होंगे, और वो अभी तक आज तक उन्हीं नामों से जाने जाते हैं जो कि कोलंबस ने उनको दिए। क्रिस्टोफर कोलंबस डाइड ऑन 20 मई 1506 इन स्पेन एट द एज ऑफ 55, और ये जनाब तशरीफ़ लेके गए दुनिया से 1506 के अंदर, स्पेन के अंदर ही इनको मौत आई और एज इनकी थी 55 साल।
और ये झूठ का पलंदा जो है ना, ये वहाँ जाकर ख़त्म हो गए कि जी मैंने सब कुछ किया है। मुझे लग रहा है कि आपको हो रहा होगा कि मैम किस तरह बात कर रही हैं, लेकिन बेटा ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आगे हमने इन लोगों के साथ जंगें करनी हैं, तो हमें इनकी चालाकियों का पता होना चाहिए, हमें अपने दुश्मन की हर डू एंड डोंट्स का पता होना चाहिए कि इनकी पीछे क्या औकात थी और ये लोग कौन हैं। तो हमें मुसलमानों को एज़ अ मुस्लिम इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि हमने इनके साथ लड़ाई करनी है, ठीक है ना। तो ये हिस्ट्री पढ़ने का मकसद ही यही है कि आपको इनकी औकात के बारे में बताया जाए, जो कि इन किताबों में नहीं लिखी गई। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको वाकई ही एक हिस्ट्री का लेक्चर दूँ, वो सिर्फ किताबों से रिलेटेड ना हो, वो इनकी असलियत भी, इनके असल चेहरे भी आपके सामने लेकर आए। आगे पढ़ लेते हैं। मार्को पोलो 1254 to 1324, इनका जो दौर है वो टाइमलाइन आपने बहुत अच्छे से याद करनी है। मार्को पोलो वॉज एन इटालियन वॉयेजर, ये भी इटालियन वॉयेजर है। इससे पहले जो क्रिस्टोफर कोलंबस था वो भी इटालियन था, लेकिन स्पेन में जाके आबाद हो गया था। ये ना सिर्फ वॉयेजर थे, ये एक्सप्लोरर भी थे, राइटर भी थे और ताजर यानी मर्चेंट भी थे। हु वॉज बॉर्न इन 1254 इन वेनिस, इटली। आपको पता ना वेनिस का शहर कौन सा, जिसके इर्द गिर्द सारा पानी है और घर हैं और अंदर नहरें चलती हैं और लोग वहाँ पर ना गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं होती, कश्तियों में लोग एक दूसरे के जाते हैं। तो he traveled from Europe to Asia, China through the Silk Route between the year 1271 and 1295। अब 1271 और 1295 में तकरीबन ये 20-22 साल की उम्र में इन्होंने ट्रैवल किया। यूरोप से गए एशिया, और कौन सा, चाइना के ज़रिए एशिया चाइना में गए, है ना, यूरोप से चाइना, क्योंकि चाइना भी एशिया में ही है तो इसलिए यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है। और सिल्क रूट को इस्तेमाल किया, यानी शहराए रेशम के ज़रिए जो सड़क बनाई है ना, बड़ी खूबसूरत। आपको पता है कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से जो चाइना बॉर्डर वो सारी वो सिल्क रूट ही है हमारा, तो जहाँ पर सी पैक भी आजकल बन रहा है, तो उस रास्ते से ये यूरोप से चाइना गए, क्योंकि ये सिल्क रूट बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर से होके गुजरता है, ठीक है। और बहुत बहुत बेहतरीन ये रोड है। मैंने पर्सनली चाइना तक इस पर ट्रैवल किया है और बहुत ही अच्छा ये रूट है। और मैं हैरान हुई हूँ देख कर के वो लोग बग़ैर किसी अच्छी मशीनरी के इतने लोग मरे इस दौरान जब ये सिल्क रूट बना। तो चलते हैं अब आगे। बिटवीन द ईयर 1271 से 95 के दौरान इसने ये वाली वॉयेज अपनी ट्रैवलिंग की, ठीक है ना। वो ही ट्रैवल्ड, नॉट वॉयेज, क्योंकि वॉयेज होती है ऑन सी, यानी पानी के रास्ते जो हम सफ़र करते हैं उसको वॉयेज कहते हैं, और ये ट्रैवलिंग है, आपको मैंने बताया, जो ऑन रोड होती है। ही रिमेन्ड इन चाइना फॉर 17 ईयर्स। जब वो एक्सप्लोर करने गया, चाइना को ट्रैवल किया उसने, तो फिर वो वहीं का होकर रह गया। जैसे कोलंबस आया था कहाँ से और स्पेन में आके रहना शुरू हो गया था, तो इसी तरह ये भी इटली से जाकर आबाद हो गए चाइना के अंदर, तकरीबन 17 साल वहीं रहे। वेयर ही वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय कुबलाई खान, द युआन एम्पर ऑफ चाइना इन 13th सेंचुरी। युआन की स्टेट जो थी चाइना की, वहाँ का जो बादशाह था वो था कुबलाई खान उस दौर में। तो कुबलाई खान ने क्या किया कि इनको अपनी सरपरस्ती में ले लिया और इनको बाकायदा एक वहाँ पर हुकूमती तौर पर एक नौकरी दी गई, ठीक है। इन्होंने एक किताब लिखी, ही रॉट एन अकाउंट ऑफ ऑल हिज ट्रैवल इन हिज बुक। जो इनके साथ वाक़यात पेश आए वाइल ट्रैवलिंग ऑन सिल्क रूट, और चाइना में जो जहाँ ये गए, उन्होंने एक किताब के अंदर उसको दर्जबंद किया और उस किताब का नाम उन्होंने रखा 2 मिलियन, यानी द मिलियन। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द क्लासिक्स ऑफ ट्रैवल लिटरेचर। ट्रैवल लिटरेचर अदब को उठाकर अगर देखें, ट्रैवलिंग के सफ़रनामे उठाकर देखें, तो इनका सफ़रनामा जो है ना वो सबसे ऊपर आपको मिलेगा, ठीक है। और उसका नाम है द मिलियन, और वैसे इसको 2 मिलियन बोलते हैं उनकी अपनी ज़ुबान में, क्योंकि वो इटली के थे तो वो इटालियन में 2 मिलियन बोला जाता है, द मिलियन को। तो इनके सफ़रनामे जो है ना, अगर सफ़र की अदब को उठाकर देखें, जिसमें बहुत सारे लोगों के, जैसे मुस्तंज़र हुसैन तारड़ साहब हैं, इनके माशाल्लाह सफ़रनामे बहुत बेहतरीन होते हैं। ऐसे लगता है जैसे आप ख़ुद उनकी जगह वहाँ पर ट्रैवल कर रहे हो। कभी आपको इत्तेफाक हो तो ज़रूर इनका कोई ना कोई सफ़रनामा पढ़िएगा, बिल्कुल आपको ऐसा फ़ील होगा। इलस्ट्रेट करके वो आपको दिखाते हैं आपकी आंखों के सामने, आपको ऐसा फ़ील करवाते हैं, आपको वहाँ की ठंडी हवाएं महसूस होती हैं, आपको वो ठंडी घास और ख़ूबसूरत मनाज़र जिस तरह उन्होंने लिखे हैं ना, उनकी लिखने में, उनकी वर्डिंग में इतनी ताकत है कि आप
आपको ऐसा लगता है कि आप खुद उठकर उस जगह पहुंच गए हैं। तो बस इसी तरह के सफ़रनामे इनके क्लासिक ट्रैवल लिटरेचर के अंदर पाए जाते हैं। ट्रेड इन यूरोप वॉज बेस्ड ऑन द सिल्क रूट एंड गुड्स वर ट्रांसपोर्टेड थ्रू दिस पैसेज। अब इस दौर में 12वीं-13वीं सदी के अंदर, क्योंकि सिल्क रूट लोग इस्तेमाल करते थे, आपको पता है ना, फिर 15वीं और 17वीं सदी के इन 200 सालों के अंदर उन्होंने पानी का रास्ता ढूंढा कि भाई हम रोड्स के ऊपर जाने की बजाय हम पानी का रास्ता इस्तेमाल करें, क्योंकि रोड पर आपको पता है 1 से 2 गाड़ियाँ इकट्ठी से चल सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं चल सकती, यानी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं वहाँ हो सकती। और फिर वहाँ पर खदशा होता है पहाड़ को स्लिप डाउन होने का, यानी लैंडस्लाइडिंग का मसला है, बारिशों का, तूफ़ान का, बर्फ़ का, 100 हर्डल्स और ऑब्स्टेकल्स आती हैं। तो पानी में भी आती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती, पानी में ज़्यादा सुकून से बंदा सफ़र कर देता है और एक वक्त में कई कई जहाज़ सामान जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए 15वीं और 17वीं सदी इन 200 सालों में पानी का रास्ता ढूंढा गया। इससे पहले क्या चीज़ इस्तेमाल होती थी? सिल्क रूट इस्तेमाल किया जाता था, शारा रेशम को इस्तेमाल किया जाता था चीज़ों को इधर से उधर ले जाने में, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में। तो मार्को पोलो रॉट अ बुक ट्रैवल ऑफ मार्को पोलो इन विच ही डिस्क्राइब्ड हिज ट्रिप इन डिटेल। और अब इसने एक और किताब लिखी इस सिल्क रूट से रिलेटेड जिसका नाम ट्रैवल ऑफ मार्को पोलो है। और उसने अपने काफ़ी सारे जो उसने ट्रिप्स किए और अपने वहाँ के आने जाने के बारे में जो वो गया उसके बारे में उन्होंने अपनी रुदात लिखी हुई है इसके अंदर। हिज बुक इंस्पायर्ड मैनी ट्रैवलर्स, बहुत सारे ट्रैवलर्स जिनको शौक़ है सफ़र करने का, जगहों को एक्सप्लोर करने का, टूरिस्ट वगैरह जो होते हैं उनको बहुत इंस्पायर किया इसकी किताबों ने, वो बड़े मुतासर हुए इसकी किताबों से, इंक्लूडिंग क्रिस्टोफर कोलंबस। इसके अलावा क्रिस्टोफर कोलंबस भी है जिसने कुछ गाइडेंस दी हुई थी, हु यूज्ड इट एज अ गाइड फॉर सी एक्सपीडिशंस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी इनकी किताब को इस्तेमाल किया अपने समंदरी रास्तों पर जाने के लिए, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि ज़मीनी रास्ते को समंदर के लिए किस तरह उसने इस्तेमाल किया? तो बच्चों इस तरह इस्तेमाल किया कि ज़मीनी रास्तों में वो बताते हुए जा रहे थे कि मुझे समंदर यहाँ नज़र आ रहा है, तो उसको ये आइडिया मिल गया कि अगर ये सिल्क रूट के पास कहीं कहीं समंदर देख रहे हैं, इट मीन्स कि समंदर से भी रास्ता जा सकता है। अगर समंदर सड़क पर खड़े होकर नज़र आ रहा है तो समंदर से सड़क भी तो नज़र आ रही होगी ना, वो इलाका भी तो नज़र आ रहा होगा, तो हम क्यों ना समंदर के रास्ते जाएं। तो इस तरह इन्होंने अपनी एक्सपीडिशन जितनी मुहिमात पर क्रिस्टोफर गया उसने इनकी किताबों से भी गाइडेंस ली, जो कि ट्रैवल ऑफ मार्को पोलो बुक है इनकी। अब ये दुनिया से गए, मार्को पोलो डाइड इन वेनिस के अंदर ही ये दुनिया जहान को छोड़कर गए। 8 जनवरी थी, 1324 ईयर था। अब इम्पैक्ट ऑफ वॉयेज ऑफ डिस्कवरी, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि इम्पैक्ट क्या है इन वॉयेज का, इन डिस्कवरीज़ का हमारी ज़मीन के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, हमारे लिए ये क्यों जो है ना हमें किस तरह ये मुतासर करता है। द वॉयेज ऑफ डिस्कवरीज ओपन अ न्यू इरा इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, सम इमीडिएट इम्पैक्ट्स आर लिस्टेड बिलो। अब ये जो वॉयेज डिस्कवरीज थी ना, पानी के रास्ते, नए नए इलाकों को ढूंढना, ये एक इनकलाब ले आया, एक रेवोल्यूशन ले आया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, कारोबार में, कल्चर एक्सचेंज में और बहुत सारी चीज़ों के अंदर, ठीक है ना। लोगों ने कम खर्च बाला नशीन के तौर पर इसको इस्तेमाल किया, यानी उन्होंने कहा कि भाई हम जो रास्तों पे से जाते थे धक्के खाते, अब पानी के रास्ते हम 200 जहाज़ भी एक वक्त पानी में चला सकते हैं, 2000 जहाज़ भी, क्योंकि खुला आपको पता वास्ट ओशंस एंड सीज़ होते हैं। तो अब उनके क्या इम्पैक्ट्स हुए? सबसे पहला इम्पैक्ट हम पढ़ते हैं ये कि Portugal and Spain established great control over sea routes and occupied many areas of the world as their colonies। अब उन्होंने टूल लेना शुरू कर दिया, उन्होंने बहुत सारी कॉलोनीज़ जो उन्होंने डिस्कवर की हुई थी ना पानी के रास्ते, जो भी रूट्स थे उनके ऊपर उन्होंने अपनी इजारादारी कायम कर दी कि भाई जो भी यहाँ से गुजरेगा ना वो हमें पे करेगा, देन ही कैन यूज़ दिस रूट, ठीक है, अदरवाइज़ हम उनको यहाँ से गुजर नहीं दे देंगे। और वो जो जिन जिन छोटे छोटे आइलैंड्स पर भी उन्होंने अपने खाते खोल दिए और अपनी ब्रांचेस लगा दी, जिस तरह यहाँ टूल प्लाजाज होते हैं, ठीक है। और लोग उनसे डरते थे कि भाई इनको सारे रूट्स का पता है, ये इनके पास तो बहुत ताकत है, ये तो ये, क्योंकि जो बंदा पहले किसी चीज़ को हासिल करता है ना उसको सबसे ज़्यादा उस चीज़ का फ़ायदा होता है। तो क्योंकि इन्होंने पहले रूट डिस्कवर किए थे तो ये चीज़ें बेचने में और लाने में, और लोग भी इनके पास आना शुरू हो गए दूसरी कंट्रीज़ के कि काइंडली अपने जहाज़ों पर हमारा सामान भी बेचें, हमसे पैसे ले लें। तो इस तरह ये अमीर से अमीर तर होते गए।
और वैसे भी तो ये यही चाहते थे ना, पुर्तगाल और स्पेन वाले क्या चाहते थे कि उनकी सुपरमेसी जो है ना यूरोप वाले आपस में एक दूसरे से, इसलिए तो ये रूट्स हासिल करने के चक्करों में थे, एक्सपीडिशन पे एक्सपीडिशन हो रहे थे, मुहिम पे मुहिमात भेजी जा रही थी, बादशाह पैसे लगा रहे थे कि भाई जाओ ढूंढो रूट्स ढूंढो ताकि हम जो ना हमारी इजारादारी हो, हमारी सुपरमेसी हो, हम पावर बन सकें, हम सुपर पावर बने इस पूरे जो है ना कॉन्टिनेंट के ऊपर या इस इलाके के ऊपर। अब नेक्स्ट जो ये इन्होंने कहा है उसमें आता है द एक्सप्लोरेशन मार्क द बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन सुपरमेसी ओवर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब यही एक्सप्लोरेशन जो है ना उन्होंने एक ख़ास निशान मोहर लगा दी यूरोपियंस की सुपरमेसी की कि भाई ये बड़े पावरफुल हैं, बड़े सुपर पावर्स में जो है ना इनका नाम आना शुरू हो गया इसी वजह से, जो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये सेम ही बातें हैं दोनों, आप इनको अच्छे से फिर भी अलग अलग करके लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। थर्ड वन इज़ यूरोपियन बिकेम वेल्दी एंड रिच बाय ट्रांसफरिंग द वेल्थ एंड रिसोर्सेज ऑफ देयर कॉलोनीज टू देयर नेटिव कंट्रीज़। अब वो अमीर से अमीरतर होते चले गए, क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रोडक्ट्स जो वो 2 रुपये में बनाते थे अब दूसरी कंट्रीज़ को वो वही चीज़ 200 रुपये में बेच रहे थे और लोग ख़रीद रहे थे उनसे। उनके लिए बड़ी अजीब चीज़ें थी, वो उन्होंने कभी देखी नहीं हुई थी। ठीक है ना, अगर हम हमारे मुल्क में यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम एसी का आ जाए जो कम खर्च वाला नशीन और हमने पहले ना देखा हो तो हम उसकी तरफ भागेंगे, हम जो चीज़ें मौजूद हैं उनको नहीं देखेंगे, चाहे वो सस्ती क्यों ना हो, तो हम वो उस महंगी चीज़ को ख़रीदेंगे कि ये ड्यूरेबल है और देखो पता नहीं कहाँ से आई है ये और इसका ये फ़ायदा और वो। तो इसी तरह वो लोग जो थे ना जहाँ जहाँ ये कंट्रीज़ में अपनी चीज़ें लेकर गए हैं अपनी मनमानी कीमतों पर ये वहाँ बेचते थे जाकर। इसके अलावा इन्होंने अपनी ब्रांचेस खोल ली हुई थी उन इलाकों के अंदर, तो इनकी जारादारी थी, लोग इनकी रिस्पेक्ट करते थे। द डिस्कवरीज अलाउड फॉर प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस, जियोग्राफी एंड कार्टोग्राफी। अब ये डिस्कवरीज़ और या ये वॉयेज जो हैं ये सिर्फ ट्रेड के लिए अच्छी साबित नहीं हुई, बल्कि इनसे जो है ना बहुत सारी दूसरी फील्ड्स को भी फ़ायदा पहुंचा, जिसमें साइंस थी, जिसमें जियोग्राफी थी, जिसमें कार्टोग्राफी थी। कार्टोग्राफी होता है फ़न जो मैप बनाने का होता है ना, यानी चार्ट के ऊपर आप एक पेपर के ऊपर कोई मैप तैयार करते हो, नक्शा बनाते हो, तो नक्शा बनाने की कारीगरी सीखी लोगों ने कि कैसे नक्शे बनाए जाते हैं। और इसके अलावा जियोग्राफी के बारे में कि हमारी ज़मीन किस तरह की है, कहाँ कौन सा ज़मीन का टुकड़ा है, कहाँ पानी है, कहाँ आइलैंड्स हैं, तो ये सारी चीज़ें, कहाँ पहाड़ हैं। इसके अलावा साइंस में किस तरह के एक मुल्क के जो साइंटिस्ट थे वो दूसरे मुल्क के साइंटिस्ट से अपने जो आइडियाज़ हैं वो एक्सचेंज करने से तो इसमें प्रोग्रेस आना शुरू हो गई। देयर वाज एन इंक्रीज इन क्रॉस कल्चर एंड क्रॉस रिलीजियस एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब क्रॉस कल्चर और क्रॉस रिलीजियस एक्सचेंज क्या होता है कि किसी के कल्चर में, अगर हमारे कल्चर में शलवार कमीज़ हमारा नेशनल ड्रेस है, तो अगर किसी और मुल्क के लोगों को ये पसंद आ रहा है तो वो एक्सचेंज कर सकते हैं हमसे, ये हमारा कल्चर, या हम अपनी शादियाँ कैसे करते हैं, या हम खाने कैसे पकाते हैं, या हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह का फर्नीचर इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के घर बनाते हैं, किस तरह के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा कल्चर है, तो वो हमसे ये चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं और हम उनसे अडॉप्ट कर सकते हैं। इस तरह क्रॉस रिलीजियस चीज़ें हैं, इबादत के तरीके थे उस वक्त, क्योंकि क्रिश्चियनिटी थी और भी बहुत सारे दूसरे मज़ाहिब से लोग थे, तो वो आपस में एक्सचेंज करते थे इन चीज़ों को कि जो किसी के मज़हब की अच्छी चीज़ थी उसको अडॉप्ट कर लिया जाता था। तो क्योंकि आपस में वो मिले, उनको एक दूसरे का पता चला, तो इन चीज़ों की जो है ना क्रॉस एक्सचेंज हुआ। अब इट establish trade links between the east and the west and enable the flow of ideas to different region of the world। अब ईस्ट और वेस्ट में तो इसने एक लिंक बना दिया, समझें, एक ट्रेड लिंक बन गया। जैसे शाहराह रेशम थी, वो एक तिजारत का रास्ता थी, लोग उस पर सफ़र ही तिजारत की गर्ज से किया करते थे, या बहुत कम ऐसे ट्रैवलर्स थे जो उस रूट को इस्तेमाल करते थे डिफरेंट कंट्रीज़ में अप्रोच करने के लिए। तो इसी तरह ये वाली जो है ना इनकी इस्टेब्लिशमेंट, वो एक ट्रेड लिंक साबित हुई, ये भी तिजारत का ज़रिया बनी पानी के रास्ते ईस्ट टू वेस्ट जाने के लिए। इसके अलावा दुनिया के और भी हिस्सों तक इन्होंने रसाई हासिल करना शुरू कर दी। न्यूज़ सी रूट्स मेड सी वॉयज सेफ़र एंड शॉर्टर। अब सी रूट्स जो थे ना या सी वॉयज जो सफ़र थे वो आसान हो गए इन सी रूट्स की वजह से, क्योंकि आपको मैंने बताया है अगर वो ज़मीनी रास्ते से चलते हैं ना तो उनको बहुत से नुकसानात उठाने पड़ते थे। कहीं
जो डाकू उनको लूट लेते थे। कहीं उनको हार्श किस्म के सीज़न का सामना करना पड़ता था, वेदर कंडीशंस बहुत हार्श होती थी, या लैंडस्लाइडिंग हो जानी, या और बहुत सारे जंगली जानवरों का जो है ना सामना वो उनको खा जाते थे या उनको नुकसान पहुंचाते थे। तो अब ये क्या हुआ, सी रूट्स जो थे वो सेफ़ थे। अब अगर उनको डर था तो सिर्फ तूफ़ानी हवाओं से था, और उसके लिए उनके पास जो है ना ऑब्स्टेकल्स के लिए पूरी एक डायरेक्टरी मौजूद थी, एक डायरेक्शन की लिस्ट थी कि प्रिकॉशंस कैसे लेनी है अगर कौन से एरियाज़ में से नहीं गुजरना पानी के। तो ये बहुत फ़ायदा हो गया था। लैंड रूट्स प्रोवाइडेड कनेक्टिविटी फॉर ट्रेड नोटेबली वाया सिल्क रूट। और ऐसा नहीं है कि पानी के रास्ते मिल जाने के बाद तजारत ख़त्म हो गई ज़मीनी रास्ते की। सिल्क रूट भी आज तक कायम है और आज तक वो तजारत का एक सबसे बेहतरीन ज़रिया है। इस तरह हमारे पास दो रूट्स आ गए, दो ऑप्शंस आ गए तजारत के। एक आ गया मोस्ट सेफ़र, मोस्ट शॉर्टली, मोस्ट फास्टेस्ट विच इज़ सी रूट, और जो नॉर्मल सेफ़ था, जो रूटीन में इस्तेमाल था, वो लैंड रूट आ गया। तो ये थे हमारे वॉयज के, हमने डिस्कवरीज़ के जो इम्पैक्ट्स हैं वो भी पढ़ लिए हैं। पेज नंबर 4, 5 एंड 6 हमने कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम रेनेसेंस की तरफ जाएंगे, और उसमें हम आर्किटेक्चर और एज ऑफ एनलाइटमेंट वगैरह, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह, गलीलियो वगैरह का, इसाक न्यूटन के बारे में पढ़ेंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड करेंगे पेज नंबर 9 तक। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।